हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुड विल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का पार्ट 4 और आज नेशनल इनकम का लास्ट क्लास है। अब आज जो पढ़ाएंगे वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इसके बाद आपको नेशनल इनकम में एक भी पॉइंट बचेगा नहीं। और आज की क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, इस चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे फटाफट सेशन को लाइक करिए सबसे पहले। ओके चलिए कर दिए। पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में 3 मेथड आपको पढ़ा दिया नेशनल इनकम से रिलेटेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। अब आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं हो रहा है। 1-2 थ्योरी टॉपिक है जो नहीं बताए हैं, तो आज की क्लास में बता देते हैं, वो भी कवर हो जाएगा। देखिए, एक टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी को बच्चे हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस की बात करते हैं। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? When GDP of a given year is estimated on the basis of price of same year, it is called nominal GDP। बच्चे, जब किसी भी कंट्री का जो GDP है उसका वैल्यूएशन उसी ईयर के प्राइस पे होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी आता है। ठीक है, क्लियर? ओके। रियल जीडीपी, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर। जब बेस ईयर के प्राइस पे हम जीडीपी का वैल्यूएशन करते हैं उसको रियल जीडीपी कहते हैं। ये कैसे होगा कि करंट ईयर के क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से, P0 फॉर बेस ईयर के प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी किसी भी कंट्री के ग्रोथ का रियल इंडिकेटर होता है, क्योंकि रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी का इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन का बढ़ना ही, आउटपुट का बढ़ना ही रियल ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ जाने की वजह से कंट्री का जीडीपी बढ़ गया, वो सही इंडिकेटर नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। अब है डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में क्या डिफरेंस है देखिएगा। मीनिंग, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट प्राइस को हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। देखिए है ना मीनिंग, it refers to money value of final goods and services produced by normal resident of a country in a year measured at a current year price। है ना, कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ ईयर, कि किसी भी कंट्री में जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसके द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, जब उसको करंट ईयर के प्राइस पे वैल्यूएशन करते हैं उसको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहते हैं, या नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। अल्टरनेट इस नेम इसका क्या है? नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन ईयर इज मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस, मतलब किसी पास्ट ईयर के प्राइस से हम उसको कोरिलेट करते हैं, और बेस ईयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज। इस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन कैसे होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का? करंट
करंट प्राइस मतलब P1 इंटू करंट क्वांटिटी Q1। करंट वाले को 1 से डिनोट किया जाता है, करंट का प्राइस P1 इंटू करंट की क्वांटिटी Q1। बट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और रियल नेशनल इनकम का वैल्यूएशन कैसे होता है? बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। बेस ईयर के प्राइस को अगर हम करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा हमारा रियल नेशनल इनकम। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज नॉट द गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बच्चे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नॉमिनल नेशनल इनकम को हम गुड टूल नहीं मानते हैं कंट्री के ग्रोथ का, बट रियल नेशनल इनकम या कांस्टेंट प्राइस को हम लोग बेटर टूल मानते हैं फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कॉजेज ऑफ चेंज। इट इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। ये तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी में चेंज हुआ है, आउटपुट में ग्रोथ हुआ है। कंपेरिजन। It is not suitable for comparing the national income of different years, and it is generally used for comparing the national income of different years. तो कुल मिला के बेटर कौन हुआ? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज रियल नेशनल इनकम। इसमें करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझो कि अगर नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं हुआ है और प्राइस बढ़ गया तो कंट्री का जीडीपी बढ़ गया, लगता है ग्रोथ हुआ। क्यों? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की वजह से। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में प्राइस कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ने से ही नेशनल इनकम बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ेगा, वही रियल ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, डिफरेंस को नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पर्पज से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। डिफरेंस यहां पे ये भी पूछ देगा, वाई रियल नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल नेशनल इनकम, या वाई नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज बेटर देन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, या डिफरेंस बिटवीन द दीज टू। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हो। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। क्या होता है बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर measures the average level of price of all goods and services that make up GDP. GDP deflator measures the average level of price of all goods and services that make up GDP. It is the ratio of nominal GDP to real GDP of current year. बच्चे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो होगा, यही इसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं या प्राइस इंडेक्स कहते हैं। प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज 15,000, नॉमिनल मतलब क्या हो गया? P1 इंटू Q1, इसी को नॉमिनल कहते हैं जी। एंड रियल जीडीपी जो है P0 इंटू Q1, मतलब बेसिक का प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी, ये 12,000 करोड़ है। देन जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा? तो नॉमिनल 15,000 करोड़ अपॉन रियल इंटू 100, तो कितना आया? 125। तो जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 125 शोज दैट जनरल प्राइस लेवल हैज इंक्रीज बाय 20%। जितना 100 से जितना ज्यादा आएगा, इसका मतलब उतना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जीडीपी डिफ्लेटर को। ये 1 मार्क्स में पूछ देता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में पूछ देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया? नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। बच्चे, क्या जीडीपी को रियल ग्रोथ का इंडिकेटर कह सकते हैं? इंडेक्स ऑफ वेलफेयर का रियल पैमाना है जीडीपी कंट्री का? मतलब अगर हम बोले क्या किसी भी कंट्री का बढ़ते हुए जीडीपी को देख के हम कह सकते हैं
कि वो कंट्री खूब सुखमय है, वहां पे सब लोग प्रसन्न हैं, कह सकते हैं? नहीं। मतलब क्या आपसे हम क्वेश्चन पूछे, क्या किसी कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा है, वो बहुत या इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बढ़ते हुए केवल जीडीपी का एक फैक्टर हम आपको बताएं, इससे क्या आप ये समझ लेंगे कि उस कंट्री का ओवरऑल वेलबीइंग है, हर पर्सन वहां का प्रसन्न है, सबका बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है? क्या ये आप मान लेंगे? नहीं। क्यों? उसी के बारे में भी हम बताएंगे। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, कि जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस हैं। केवल एक फैक्टर को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि कंट्री का ग्रोथ हो रहा, ओवरऑल वेलबीइंग है। ठीक है, चलिए इसके बारे में 6 पॉइंट है, समझिएगा बच्चे। जनरली जीडीपी जो होता है वो किसी भी कंट्री का वेलफेयर का प्रतीक होता है। जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री नॉर्मल सिचुएशन में। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबीइंग ऑफ पीपल्स। वेलफेयर मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ मटेरियल वेलबीइंग ऑफ अ पीपल। ये पॉइंट नोट कर लिए, है ना? चलिए यहां पे लिखिए वेलफेयर का मतलब। सेंस ऑफ मटेरियल वेलबीइंग ऑफ पीपल। हायर जीडीपी इज taken as greater welfare of people। नोट करिए इसको। बच्चे वेलफेयर क्या है? सेंस, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबीइंग ऑफ पीपल। अगर पीपल के पास जो बेसिक नीड्स के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो वहां उन तक पहुंच पा रहा है, सबके पास अवेलेबल है, मतलब वेलबीइंग है, हर पर्सन का वेलफेयर हो रहा है। हायर जीडीपी इज टेकन एज अ ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। कंट्री का अगर जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब कंट्री का वेलफेयर बहुत ज्यादा हो रहा है, हर लोगों का भलाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जनरली से कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि केवल बढ़ते हुए जीडीपी रियल इंडेक्स नहीं है मटेरियल वेलबीइंग का। उसी के रिगार्डिंग हम पॉइंट बता रहे हैं आपको, जैसे समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? रिच का है कि पुअर का है? अगर मान लीजिए बच्चे कि जीडीपी में, बढ़ते हुए जीडीपी में किसी भी कंट्री का अगर मान लो रिच का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, रिचर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पुअर सेक्शन कंट्रीब्यूशन, तो आप बताओ अगर रिचर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ गया, और बढ़ते हुए जीडीपी को देख के आपने सोचा कि कंट्री का वेलफेयर हो रहा है हर लोगों का। लेकिन उसमें बताओ अगर मान लो कंट्री के जीडीपी में कुछ परसेंटेज लोग हैं जो अमीर बहुत ज्यादा हैं, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से जीडीपी बढ़ गया है, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से जीडीपी बढ़ गया है। पुअर का तो योगदान या तो ना के बराबर है या बहुत कम है। तो जिनके कंट्रीब्यूशन से जीडीपी बढ़ा, ओवरऑल वेलबीइंग तो उन्हीं का हो रहा है ना जी। क्योंकि अगर इनकम मेथड से देखो, हम अर्न कर रहे हैं तो मेरा इनकम कंट्री के जीडीपी का पार्ट बन रहा है। तो अगर केवल जो रिचर सेक्शन है उन्हीं के अर्निंग की वजह से कंट्री का जीडीपी बढ़ गया है, तो एक तरफ कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन से जीडीपी बहुत ज्यादा हो गया, तो केवल जीडीपी को देख के हम कह सकते हैं कि नहीं इकोनॉमिक वेलबीइंग है, ओवरऑल लोगों का भलाई हो रहा है?
नहीं, क्योंकि पुअर का कंट्रीब्यूशन कम है, गरीब लोग की संख्या ज्यादा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में कि इट इज पॉसिबल दैट विद द राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। जीडीपी के बढ़ने से इनइक्वालिटीज जो है इनकम में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेज। सो इफ राइज इन जीडीपी, if with the rise in GDP inequalities increase, then welfare of people may not rise as much as rise in GDP। अगर GDP के बढ़ने से इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाए, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ जाए, तो रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ने से वेलफेयर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन प्राइसेस। बच्चे अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री का जीडीपी जो है इसलिए बढ़ गया कि प्राइस बढ़ गया, इसलिए तो मतलब कि वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात कर रहा है। तो प्राइस बढ़ने के कारण, कमोडिटी के प्राइस बढ़ने के कारण, मटेरियल का प्राइस बढ़ने के कारण, लेबर का प्राइस बढ़ने के कारण अगर जीडीपी बढ़ रहा है, क्या वो रियल ग्रोथ का इंडिकेटर है? नहीं। क्या वो रियल ग्रोथ का इंडिकेटर है? नहीं। तो क्योंकि प्राइस बढ़ने से आपका खर्चा बढ़ गया है, तो क्या खर्चे बढ़ गए या प्राइस बढ़ने से ओवरऑल जीडीपी कंट्री का बढ़ रहा है कि कम्युनिटी का मटेरियल का प्राइस बढ़ गया? तो वो तो इन्फ्लेशन का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? इन्फ्लेशन का। तो उसे भी, इसलिए भी हम जीडीपी को रियल इंडेक्स नहीं कह सकते इकोनॉमिक ग्रोथ का। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब होता है बच्चे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज, जबकि ये बेनिफिट देता है लेकिन इसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक तरफ इकोनॉमिक वेलफेयर दे रहा है लेकिन इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज जो होता है बच्चे, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। एक्सटर्नलिटीज जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है जो पॉजिटिव है जिसके लिए हम किसी को पे नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे निगेटिव कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए हम पे पेनाल्टीज इंपोज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज के कारण मतलब कि जब हम किसी चीज से हमें बेनिफिट मिलता है और हम उसके लिए पे नहीं करते हैं तो जीडीपी वहां पे अंडर एस्टिमेटेड है। और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज में कोई चीज को, कंट्री को हम हार्म कर रहे हैं लेकिन हम पे उसके लिए फाइन वगैरह इंपोज नहीं हो रहा है, वो क्या है? ओवर एस्टिमेटेड है कंट्री का जीडीपी। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बच्चे पॉपुलेशन के ग्रोथ की वजह से कंट्री का जीडीपी बढ़ गया है, या जीडीपी के जो राइजेज रेट है, इंक्रीजिंग रेट है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ जाए तो क्या वो ग्रोथ का इंडिकेटर है? नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ जाए क्या वो ग्रोथ का इंडिकेटर है? नहीं है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। बच्चे जीडीपी में जो कंपोजिशन है वो किसका है? एसेंशियल गुड्स का है कि वार आइटम गुड्स का है? वार गुड्स का। अगर मान लो कि कंट्री का जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है कि जो वार मटेरियल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, वार मटेरियल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या इससे लोगों का भला होगा? अगर कंट्री में एसेंशियल कमोडिटी के जगह पे बंदूक बने, तलवार बने, प्रोडक्शन तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है? बस कंट्री का मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी का बढ़ रहा है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा
कि बढ़ते हुए जीडीपी, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आएगा क्या जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मान सकते हैं या नहीं मान सकते, तो इसके बारे में लिखना है लिमिटेशंस। तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जीडीपी में रिच का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पुअर का कम है, तो कंट्री का तो जीडीपी तो बढ़ गया है, लेकिन उससे ओवरऑल बेनिफिट सब लोगों तक नहीं मिल रहा है। रिच और पुअर के बीच में गैप और बढ़ गया है, और जब रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो कहां से वेलफेयर हो रहा है जी? जब गैप कम होगा, मिनिमाइज होगा, तब ना वेलफेयर हो रहा है। चेंज इन प्राइस, अगर मान लीजिए कंट्री का जीडीपी इसलिए बढ़ गया कि कमोडिटी के प्राइस राइज कर गए। बच्चे, क्या कमोडिटी का प्राइस राइज करने की वजह से जीडीपी बढ़ गया? तो इसका मतलब हम मान लें कि हर लोगों का वेलफेयर हो रहा है? नहीं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जीडीपी कुछ नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज है जिसको कंसीडर नहीं करता है, लेकिन उससे भी तो वेलफेयर हो रहा है। जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज, इन सब से बेनिफिट तो मिल रहा है, बट जीडीपी उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। इट मीन जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज अंडर एस्टिमेटेड। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज आर द बेनिफिट्स फॉर विच वी डू नॉट पे, एंड इट इज द harms for which we do not we have imposed penalty, जिसके लिए हमको पेनाल्टी इंपोज नहीं करना पड़ता है, तो उसे एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो ये एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बेनिफिट्स के लिए हम पे नहीं कर रहे हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए हम पे कोई पेनाल्टी इंपोज नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम जब कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उससे एक तरफ कंट्री का जीडीपी बढ़ा, लेकिन दूसरे तरफ क्या हो गया? एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ गया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। अब उनके लिए उसको पेनाल्टी तो नहीं इंपोज किया जा रहा है। अब बताओ, जीडीपी बढ़ गया, लोगों का एक तरफ दिख रहा है कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ उसी चीज के प्रोडक्शन से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसको जीडीपी कहां अपने में माइनस कर रहा है? आ रहा समझ में? इसलिए जीडीपी, केवल बढ़ते हुए जीडीपी को रियल इंडेक्स नहीं कह सकते वेलबीइंग का, वेलफेयर का। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बच्चे जीडीपी ठीक है बढ़ा है, लेकिन जीडीपी का इंक्रीज का जो रेट है उससे ज्यादा कंट्री के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी ये नहीं बताता है हमारे कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, बस बता रहा है हमने पिछले साल इतना जीडीपी अर्न किया, इस साल इतना किया। बच्चे मान लो इकोनॉमी का पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए कंट्री का जीडीपी बढ़ गया, तो क्या ये सही इंडिकेटर है ग्रोथ का? नहीं। जैसे मान लो आपके परिवार में पहले 4 लोग थे, 1 लाख रुपया कमाते थे पिताजी, 4 लोग खाते थे, तो पर हेड 25,000 खर्च हुआ ना। अब मान लो आपके परिवार में 8 लोग हो गए और परिवार का आमदनी 1.5 लाख है। परिवार का आमदनी 1.5 लाख है और 8 लोग हो गए। बताओ क्या ये ग्रोथ हुआ? बस कहोगे कि मेरे फैमिली इनकम 1.5 लाख है तो लोग कहेगा कि अरे बहुत फायदा हुआ, 1 लाख से 1.5 लाख पे पहुंच गए। लेकिन जहां 4 से 8 पे पहुंच गए परिवार का सदस्य, तो उससे क्या हुआ? पर हेड खर्चा तो और कम हो गया। कहां से वेलफेयर होगा? खर्चा पर हेड बढ़ेगा परिवार में, तब ना कहेंगे ग्रोथ हुआ। ऐसे कंट्री लेवल पे सोचना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, बच्चे जीडीपी में कुल मिला के जो कंपोजिशन है, कंट्रीब्यूशन है, वो किसके थ्रू है? किस गुड्स के प्रोडक्शन के थ्रू? इसेंशियल गुड्स के थ्रू कि वार मटेरियल गुड्स के थ्रू? तो बच्चे अगर इसेंशियल आइटम पे खर्च होगा तो गरीबों तक उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वार आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट बताओ वो कंट्री के लिए तो नुकसान है ना। बम बन रहा है, तलवार बंदूक, उससे लोगों का भलाई कैसे होगा? डायरेक्टली नहीं होगा ना, इनडायरेक्टली होगा ना। ठीक है वो डिफेंस का काम आएगा, बट इनडायरेक्टली तो नहीं होगा ना। चलिए इसको नोट कर लो, और बाकी बुक में आपके पास होंगे इसके बारे में लिखे हुए, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक ना। इस पॉइंट को, जो भी बुक आपके पास है, इस पॉइंट को अच्छे से सबको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं, थ्योरी पर्पस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट आते हैं।
अब बच्चे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चे कई बार एग्जाम में कोई 2-3 आइटम दे देगा और पूछेगा बताइए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो यस विथ रीजन, और नहीं करेंगे तो नो विथ रीजन। ठीक है, तो चलिए उन्हीं आइटम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 10-20 आइटम हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपके बुक में कम से कम 100 आइटम प्लस हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक ना, और लगभग हम जो 10-20 आइटम बताएंगे इसमें सब लगभग 60-70 आइटम बता देंगे, क्योंकि एक पॉइंट में कई सारे सिमिलर पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चे अभी हम बता रहे हैं जो आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक ना, ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। बच्चे ट्रांसफर इनकम आप जानते हो, जो वन साइडेड इनकम होता है उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जिसके लिए हम कोई सर्विस नहीं दिए हैं बट पैसा मिला है, जैसे सरकार से स्कॉलरशिप मिला, ओल्ड एज पेंशन मिला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, गिफ्ट है, ऑल दीज आर ट्रांसफर इनकम जो वन साइडेड, जिसके लिए हम कोई सर्विस नहीं दिए हैं ना ही गुड्स दिए हैं। तो नेशनल इनकम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करता है, केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है, टू साइडेड इनकम को इंक्लूड करता है। तो अब सुन लो, कभी भी ट्रांसफर इनकम का कोई भी एग्जांपल दे दे आपको, अब बोलेगा बताइए ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो लिखिएगा नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इट इज ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट सच एज स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, गिफ्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन बर्थडे एंड मैरिज, पॉकेट मनी, रिमिटांस फ्रॉम अब्रोड, रिमिटांस मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट जो विदेश से आया है, फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, मील्स टू बेगर, गरीबों को कोई भोजन दिए, कंपनसेशन गिवन टू एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो अब देखो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दिए रहे और बोलेगा कि क्या ये इंक्लूड होगा, तो लिखिएगा नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। इधर हमने आइटम का नाम दिया है, इधर रीजन दिया है, और पहले ही बता दिया कि ये इंक्लूड नहीं होगा। तो कुछ भी दिया रहे आप लिखेंगे नो, इट विल नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, या नहीं रीजन याद हो तो लिख देना ये ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, ओके। फिर है कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक इंटरेस्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। दे आर ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिटर्न। बच्चे हम सरकार को जो टैक्स देते हैं वो सरकार के लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम के बदले में सरकार कोई प्रोमिस नहीं किया कि इस पैसे के बदले में आपको सर्विस ही देंगे, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, डिवेंचर बेच रहे हैं, तो सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम। ये क्या है, पेपर क्लेम है, इन्वॉल्व चेंज इन टाइटल ओनली। बच्चे ध्यान रखिएगा, कभी भी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड का सेल एंड परचेज करेंगे नेशनल इनकम में, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पेपर क्लेम है, क्योंकि वो पेपर क्लेम है। ये रीजन लिखना है, बिकॉज दिस इज पेपर क्लेम ओनली, टाइटल ऑफ दैट इज चेंज, वो उससे कोई गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्लीज नोट दिस। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, अभी भी वही है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, कंटेस्ट, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व विद इन द विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। कभी भी इसमें से कोई नाम दिया रहे और पूछेगा क्या नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज विंडफॉल गेन, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज, घर पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए, हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, है ना, पेरेंट टीचिंग ही चिल्ड्रेन, और लेजर टाइम एक्टिविटी, है ना, जो घर में कर रहे हैं, इन सबको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, इसके वैल्यू को मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते। It is difficult to ascertain their market value, such as services are not rendered for the purpose of earning income. Services money earn करने के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया है।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बच्चे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इससे डबल काउंटिंग हो जाएगा। हम लोग फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म, वेजिटेबल परचेज बाय रेस्टोरेंट इंटरमीडिएट गुड्स है रेस्टोरेंट के लिए, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है, बेचने के लिए खरीदा है, इलेक्ट्रिसिटी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्शन यूनिट इंटरमीडिएट गुड्स है, परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय अ स्कूल कैंटीन बेचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ एसेट्स इंटरमीडिएट गुड्स है। सच एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड होता है इसलिए इसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सुन लो, विंडफॉल गेन का कोई एग्जांपल दिया रहे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि विंडफॉल गेन है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का दिया रहे, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे, इमेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। और इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल इनकम में हम लोग फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड करेंगे डबल काउंटिंग हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट एडेड होता है। ठीक है, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। हो गया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, फिर वही है आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बच्चे सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स कभी बेच, जैसे मान लो ओल्ड हाउस बेच दिए, ओल्ड मशीनरी बेच दिए, ओल्ड कार बेच दिए, क्या इसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जब पहली बार प्रोडक्शन हुआ था तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका था। आज केवल एग्जिस्टिंग एसेट्स का ओनरशिप चेंज हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था जब ओरिजिनल सेल हुआ था पहली बार। कैपिटल लॉस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी by earthquake, they do not affect the national product directly, इससे नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता, इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल गेन्स लाइक प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, शेयर, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, दे डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड टू कॉमर्शियल बैंक, बच्चे इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस इज नॉट इंक्लूडेड। बच्चे लोन जो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देंगे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नोट कर लीजिए, प्लीज नोट दिस, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, अब है आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चे अब जो आइटम हम बता रहे हैं ये आइटम इंक्लूड करेंगे, आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जिस आइटम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। पहला है ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बच्चे सेल एंड परचेज होगा सेकेंड हैंड गुड्स का, तो जो ब्रोकर है उसको जो कमीशन दिए वो इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है। ब्रोकर का वही काम ही है सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि सर्विसेज रेंडर्ड बाय ब्रोकर इज प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट लाइक इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहां पे डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है करेंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज में। कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट लाइक परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, वाटर पंप परचेज by a farmer, construction of new bridge, expenditure on addition of assets and addition to a stock. इससे क्या, as they are the part of gross domestic capital formation, expenditure method याद करना, expenditure method में gross domestic capital formation के 2 पार्ट था, gross domestic fixed capital formation and change in stock। तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड तो कर रहे थे ना जी, आप इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे थे, जीडीपी में ऐड कर रहे थे, तो ये इंक्लूड होगा। कोई भी फिक्स एसेट्स में पैसा लगाएंगे वो इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ बोनस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, फ्री क्लॉथ्स गिवन टू द वर्कर, सब्सिडाइज लंच सर्व टू द वर्कर, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय टू द एम्प्लॉयज, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री होम गिवन बाय द एम्प्लॉयर, ये सब इंक्लूड होगा क्योंकि ये सीओई का पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है जो आप इनकम मेथड में पढ़े थे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें से किसी का एग्जांपल दिया रहेगा तो लिख देना यस इट विल बी इंक्लूडेड विथ सॉलिड रीजन। नेक्स्ट है
पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, एग्जामिनेशन फीस पेड बाय स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयज, ड्यूरेबल गुड्स टीवी स्कूटर परचेज बाय हाउस होल्ड, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, ये सब इंक्लूड होगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, ठीक है। Profit earned by Indian company from its branches abroad. Profit earned by branch of Indian Bank in London. Wages received by Indian employee working in foreign embassy. Rent received by Indian resident in on their buildings rented out to foreigners as they are the part of factor income from abroad. आप पढ़ते ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू, तो ये फ्रॉम का पार्ट इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है फ्री सर्विसेज लाइक डिस्पेंसरी एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, यस दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्लूड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन अ कंट्री as the exported goods are produced within the country, country domestic territory, they are included in determination of output of the country, include करेंगे। interest on loan paid by commercial bank, interest is paid on loans taken by commercial banks for the productive purpose, ये इंक्लूड होगा। याद रखना, लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है उसका इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए है उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। अब आपको हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQ जो इस चैप्टर से पूछे गए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे देखो पहला, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट इज टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन जो है वो किसी भी एक मेथड का प्रिकॉशन पूछ सकता है कि राइट एनी 4 प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो यहां पे हमने तीनों मेथड का नाम लिख दिया, किसी एक से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग GDP एज अ मेजर और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंपनी, ठीक ना, वेलफेयर ऑफ अ कंपनी ने वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव वेज एंड अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है बस इन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड विच ऑफ द टू प्रेजेंट द बेटर व्यू, तो कौन सा बेटर व्यू प्रेजेंट करता है, कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट है स्टेट द स्टेप पर्टेनिंग टू एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का स्टेप्स बताना है, वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, किसी एक का पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रिकॉशंस और ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस तरह से हमारा नेशनल इनकम अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में भी आया है। अच्छे से बताओ, जो नेशनल इनकम को लेके डर था उसको हम जीत में बदल दिए, है ना। डर को किस में बदल दिए, जीत में। हर बच्चे से क्वेश्चन बन गया, सारे बच्चे के चेहरे पे स्माइल है, कोई नेशनल इनकम को लेके डर नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इतना एफर्ट किया तो आपके साइड से भी एक सपोर्ट बनता है। क्या बनता है, सबसे पहला काम तो बनता है कि वीडियोज को लाइक कर दीजिए। हर वीडियो कंपेरिजन में इसमें लाइक सबसे ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि आपके लिए हमने इतना एफर्ट लगाया है। और इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे स्टेटस के फॉर्म में लगा लीजिए, ठीक है। अब मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और आपका मन करता है ऑफलाइन ज्वाइन करने का, तो मैं बता दूं बच्चे कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में, मेन रोड पे, BHU के पास। जिन बच्चों को भी कॉमर्स की कोचिंग ज्वाइन करना है
क्योंकि साइंस की तो बहुत कोचिंग है मार्केट में, बट कॉमर्स की कोचिंग बहुत लिमिटेड होते हैं। और बनारस में नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है गुडविल एडुकेयर, जो कि लंगा पे है। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स का बैच चलता है। मल्टीपल बैच है, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, मल्टीपल बैच अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। इसके साथ ही सीयूईटी का भी बैचेज रन करते हैं बच्चे। आपको बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, तो सीयूईटी का भी बैचेज गुडविल एडुकेयर में अवेलेबल है बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए। इसके साथ ही कॉमर्स के सबसे प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं सीए के, तो सीए का सीए फाउंडेशन के बैचेज अवेलेबल है। इसके साथ ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। अभी गूगल या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। ठीक है, और इसके साथ ही बच्चे इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कॉमर्स के हर उन फ्रेंड्स तक जो कॉमर्स लिए हैं, जिनको इकोनॉमिक्स टफ लगता है, अकाउंट्स टफ लगता है, उन तक ये गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे फ्री में सभी वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और अगर प्रो वर्जन चाहिए सभी कोर्सेज का, तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ ही ऑफलाइन कोचिंग के लिए बनारस में जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आइए, जिससे कि डाउट में जो डाउट सॉल्विंग जो आपका प्रॉब्लम रह जाता है ऑनलाइन में, वो भी वहां पे ऑफलाइन में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्टीज यहां पे अवेलेबल है। तो प्लीज अब भी ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन कोचिंग इन वाराणसी। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।